गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन हम सीख चुके हैं। अब कैपिटलाइजेशन मेथड का डिस्कशन आज वाली क्लास से स्टार्ट करना है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड का डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले सबसे जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों मेथड्स में और कैपिटलाइजेशन मेथड में वो समझ लेते हैं। मतलब एक खास बात है जो अभी तक हम कर रहे थे, हमने दोनों मेथड में की, लेकिन अब हम कैपिटलाइजेशन मेथड में वो नहीं करेंगे। वो है ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल का कैलकुलेशन किया। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी हमने ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल का कैलकुलेशन किया। तो जो ये ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसका बेनिफिट जो है इंस्टेंटली मिलना चालू नहीं होता, इमीडिएटली मिलना चालू नहीं होता, धीरे धीरे करके उसका बेनिफिट मिलना चालू होता है। तो उसके लिए एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया जाता है कि इतना समय तो कम से कम लग ही जाएगा जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो और उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होना चालू हो। फिलहाल तो वो हमारे प्रॉफिट को ही एंजॉय कर रहा है, इसीलिए उसको ईयर ऑफ परचेज बोला जाता है। तो अब ये चीज जो हम करते आए हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी और सुपर प्रॉफिट मेथड में भी, कैपिटलाइजेशन मेथड में ये नहीं करना है और इसीलिए ये मेथड आपको कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, इजी भी लगेगी अगर समझ में आ जाएगी तो कैपिटलाइजेशन मेथड का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड जो डिस्कशन हम कर चुके हैं, ये तो वैल्यूएशन के तरीके थे दो, लेकिन अब जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें भी मैं यही दोनों वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहां पे कैपिटलाइजेशन मेथड जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटलाइजेशन में अगेन दो तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने के दो तरीके कैपिटलाइजेशन मेथड से। जो ये इंडिपेंडेंटली दो तरीके हैं वो तो हमारे कंप्लीट हो गए। एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो चुकी है, सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करने के दो तरीके हैं और दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हम ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन है तो। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलता है कि आपको कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का ही करना है तो हमें उसी का कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हमें कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का करना है तो अगेन हमें कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का ही करना पड़ेगा। तो अब हम इस मेथड को स्टार्ट करें उससे पहले ये समझें कि कैपिटलाइज करना होता क्या है, क्योंकि कैपिटलाइज करना अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड है। उसकी इंडिपेंडेंट मीनिंग अगर हमको समझ में आ जाए, उसका इंडिपेंडेंट मीनिंग हमको क्लियर हो जाए तो ये मेथड समझने में आसानी होगी। तो समझिए, सबसे पहले इस कैपिटलाइजेशन शब्द का क्या मतलब है। देखिए, हम क्या करते हैं, सपोज हमको एफडी की वैल्यू बता दी जाए कि हमारा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है 10 लाख रुपए का और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। और अगर हमसे बोला जाए कि बताइए साल भर का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 10 lakhs इंटू 10/100 इज इक्वल्स टू 1 लाख। इस तरह के कैलकुलेशंस हम कई बार कर चुके हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन हमने किया, ये इनकम कैलकुलेट किया हमने एफडी की वैल्यू से। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख रुपए तो एफडी की वैल्यू क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मतलब ये कि हमको बता दिया जाए कि इंटरेस्ट अर्न किया है हमने 1 लाख रुपए और ये जो इंटरेस्ट हमने कमाया है वो कमाया है 10% के रेट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर एनम। और फिर हमसे पूछा जाए कि अगर ये दोनों इंफॉर्मेशंस आपको दी हैं तो क्या आप ये बता सकते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट की वैल्यू कितनी होगी। तो सोच के देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। हम यहाँ पे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए इंटू 10/100 करते हैं, लेकिन अब हमको ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है 100 वाली वैल्यू। मतलब समझिए मेरी बात को, ये जो 10 लाख रुपए की एफडी है
ये अपने आप में 100 के बराबर है, तो 10 के बराबर कितना अमाउंट होगा ये हम हमेशा कैलकुलेट करते आए हैं, सिंपल 10% कर लेते हैं। लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट की वैल्यू है और ये जो इंटरेस्ट है अपने आप में 10% के बराबर है। मतलब ये कि यहां पे हमको 100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 10 की वैल्यू गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 लाख रुपए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हमने यहां पे जो कैलकुलेशन किया इसको बोला जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना। जब हम इनकम से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू निकालते हैं जिस पे वो इनकम कैलकुलेट होके आई है, उसको बोला जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू का कैलकुलेशन। तो अगर हम एफडी निकाल रहे हैं या फिर हम इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो भी अपने आप में कैपिटलाइज्ड वैल्यू का कैलकुलेशन है। तो इस तरह के जितने भी फिगर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें हमको इनकम की वैल्यू दे दी जाए और हमें कैलकुलेट करना पड़े कि वो इनकम आखिर कितने अमाउंट पे कैलकुलेट हुई होगी, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन। सिंपल सी बात है, जिसमें अपॉन 10 करके इंटू 100 करेंगे या फिर अपॉन रेट करके इंटू 100 करेंगे, तब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमको यही चीज करनी है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है वो अच्छे से समझना है। तो ये इंटरेस्टिंग मेथड है, कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में ईयर ऑफ परचेज का जो लॉजिक है वो फिर भी प्रॉब्लम करता है, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड इजीली समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी हम फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, कई बार हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। कैलकुलेशन बन जाए तो लॉजिक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पे सपोज बैलेंस शीट गिवन है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनकी बैलेंस शीट में यहां पे लिखा हुआ है एस कैपिटल 1 लाख रुपए, बीस कैपिटल 1 लाख रुपए, दोनों की कैपिटल 1-1 लाख रुपए है। देन उसके बाद लोन अमाउंट है 2 लाख रुपए और क्रेडिटर्स हैं 2 लाख रुपए। बैलेंस शीट का टोटल 6 लाख रुपए और यहां पे असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स 5 लाख रुपए। देन करंट असेट्स, अब करंट असेट्स में स्टॉक है कि डेटर्स है कि कैश है कि बिल्स रिसीवेबल्स है, कुछ भी नहीं गिवन है, सीधा लिखा हुआ है करंट असेट्स हैं 1 लाख रुपए के। बैलेंस शीट का टोटल 6 लाख रुपए। अब देखिए इस पर्टिकुलर बिजनेस में पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो टोटल 2 लाख रुपए है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी 2 लाख रुपए ही है, क्योंकि फर्म में कोई फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं है, कोई रिजर्व्स भी नहीं है। तो कुल मिला के ये जो फर्म ऑपरेट कर रही है वो 2 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड पे ऑपरेट कर रही है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी कैपिटल एम्प्लॉयड का इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए फिगर समझना जरूरी है। कैपिटल एम्प्लॉयड इस फर्म की है 2 लाख रुपए, मतलब कि बिजनेस में 2 लाख रुपए लगे हुए हैं। हम सुपर प्रॉफिट का जब कैलकुलेशन करते थे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। उस नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करते थे हम अपने एवरेज प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहे हैं तो उसको बोलते थे सुपर प्रॉफिट। तो ये प्रोसेस आपको याद आनी चाहिए। अब देखिए, अब आगे की बात करते हैं। अब लिखा हुआ है सपोज हमारी इनकम है, एवरेज नेट प्रॉफिट है 70,000 रुपए और रेट ऑफ रिटर्न है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% पर एनम। अब देखिए हम यहां पे सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पे 20% पूरी जनता कमाती है, पूरी इंडस्ट्री कमा रही है, तो कुल मिला के 40,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट आता है। लेकिन हम कमा रहे हैं 70,000 रुपए, तो हम एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं? एक्स्ट्रा कमा रहे हैं हम 30,000 रुपए। इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट।
ये सुपर प्रॉफिट मेथड में हम किया करते थे हमेशा। लेकिन अब समझिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का मतलब क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। कभी भी किसी भी इनकम से वो इनकम कितने पे कैलकुलेट की गई होगी उसका कैलकुलेशन जब किया जाता है, मतलब रिवर्स कैलकुलेशन जब किया जाता है, उसको बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हमारे यहाँ पे एनालिसिस का तरीका बदल जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, कैपिटलाइजेशन मेथड ये बोलता है कि अगर आप 70,000 रुपए कमा रहे हैं, अभी तक हमने क्या सोचा कि पूरा अगर 20%, पूरी इंडस्ट्री 20% कमा रही है तो हमारी कैपिटल 2 लाख रुपए है, तो हमारी कैपिटल पे हम कितना कमाएंगे। अब थोड़ा सा अलग सोचते हैं, हम कमा रहे हैं 70,000 रुपए, इस कमाई के लिए कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। मतलब अगर किसी को भी 70,000 रुपए कमाने हो तो उसे कितने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। तो अब इंडस्ट्री का रिटर्न 20% है, तो 20% के एंगल से रिवर्स कैलकुलेशन करें तो ये आएगा 70,000 इंटू 100/20। क्योंकि देखिए, जैसे हमने यहाँ पे इंटरेस्ट से एफडी की वैल्यू निकाली, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, ये भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। 70,000 इंटू 100/20 जब हमने किया तो ये आ गया 5 और वैल्यू आ गई 3.5 लाख रुपए। अब इस 3.5 लाख रुपए का मतलब अगर समझ जाएंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू से गुडविल का कैलकुलेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 3.5 लाख रुपए का मतलब ये है कि जो काम 3.5 लाख रुपए में हम करते हैं, करना चाहिए हमको, वो हम 2 लाख रुपए में कर लेते हैं। हमको 70,000 रुपए कमाने के लिए 3.5 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, पर क्या हमने 3.5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। केवल 2 लाख रुपए में हम वो काम कर लेते हैं जो बाकी इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं उनको अर्न करने के लिए 3.5 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। मैं फिर से बता देता हूं एक बार, 70,000 हमारी कमाई है, इस कमाई से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि आखिर इस प्रॉफिट को कमाने के लिए बाकी लोगों को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक बार बाकी लोगों का इन्वेस्टमेंट पता चल जाए, एक बार नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पता चल जाए, तो हम उस नॉर्मल इन्वेस्टमेंट को अपने इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करके गुडविल निकाल लेंगे। अभी तक क्या करते थे, हम प्रॉफिट का कंपैरिजन करते थे कि हम कितना कमा रहे हैं और हम कितना कमा सकते हैं, और जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी कमाई जो है, उस कमाई को अगर कोई और अर्न करना चाहे तो उसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 3.5 लाख रुपए। इसीलिए हमने अपना प्रॉफिट लिया, क्योंकि मार्केट का प्रॉफिट तो हमको पता नहीं है। मैंने आपको एक और खास बात बताई थी कि मार्केट से रिलेटेड एक ही इंफॉर्मेशन है, वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके अलावा 70,000 रुपए हमारी कमाई है, 2 लाख रुपए की वैल्यू जो कैलकुलेट की है ये हमारी कैपिटल है। अब इस रेट को यूज करके हम 2 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली चीज ये कि हम अपनी कैपिटल पे कितना ये परसेंटेज लगाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि हम कितना कमा सकते थे, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं उसे अपने प्रॉफिट से, जो हम करते आए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज जो पॉसिबल है कि हम जितना कमा रहे हैं उसके लिए कैपिटल कितना लगाना चाहिए था, फिर उस कैपिटल को अपनी कैपिटल से कंपेयर करें। मतलब पहले प्रॉफिट का कंपैरिजन चल रहा था, अब कैपिटल का कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन जो बेस है वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले भी बेस यही था, अभी भी बेस यही है। और ईयर ऑफ परचेज का रूल कैसे खत्म हो गया, अब समझिएगा बात को ध्यान से। यहाँ पे जो कैपिटल हमने कैलकुलेट की 3.5 लाख रुपए, ये वो कैपिटल है जो बाकी लोगों को इन्वेस्ट करनी पड़ेगी अगर उन्हें 70,000 रुपए का रिटर्न चाहिए। सोच के देखिए ना, 3.5 लाख रुपए अगर किसी की कैपिटल होगी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, मतलब मार्केट में सब 20% कमाते हैं, तो 3.5 लाख रुपए का 20% अगर कोई कमाएगा तो 70,000 रुपए कमाएगा। तो 70,000 रुपए तो हम भी कमा रहे हैं, क्योंकि हमारा भी एवरेज नेट प्रॉफिट 70,000 ही है। तो मतलब हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड भी 3.5 लाख रुपए होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम फेवरेबल पोजीशन में हैं कि अनफेवरेबल पोजीशन में है। 2 लाख रुपए कैपिटल होना
3.5 लाख रुपए से कम कैपिटल होना अपने आप में फेवरेबल पोजीशन है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जहां पे लोगों को 3.5 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं 70,000 रुपए कमाने के लिए, हम 2 लाख रुपए लगा के 70,000 रुपए कमा लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी मार्केट में गुडविल है। और गुडविल कितनी है? इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस 1,50,000 रुपए। और इसको सिंपल शब्दों में बोले तो 2 लाख रुपए तो हमने लगाए ही हैं, पर फिर भी हम 3.5 लाख रुपए की कैपिटल जितना पैसा अर्न कर ले रहे हैं, तो बाकी 1.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं गुडविल है जो काम कर रही है। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड 3.5 लाख होनी चाहिए, तब जाके प्रॉफिट आता है 70,000 रुपए, पर हमारा ये प्रॉफिट 2 लाख रुपए पे ही आ जा रहा है। मतलब जो कुल मिला के डिफरेंस है वो काम हमारा गुडविल कर रही है। पैसा हमने कम लगाया है लेकिन मार्केट में इमेज अच्छी है, इसीलिए हम 2 लाख रुपए पे 70,000 रुपए कमा ले रहे हैं। मतलब कि एक हिडन वैल्यू है जो दिख नहीं रही है, जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि 2 लाख रुपए लगा के भी हम 3.5 लाख रुपए का रिटर्न अर्न कर ले रहे हैं, और वो हिडन फिगर है गुडविल का 1.5 लाख रुपए। कोई कैलकुलेशन फर्दर नहीं करना है, कोई ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट कैपिटलाइज्ड वैल्यू है जिसको हम बोल रहे हैं गुडविल। पहले हमने एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट की 3.5 लाख रुपए, उसे कंपेयर किया अपने कैपिटल एम्प्लॉयड से। इतना पैसा हमको लगाना था, इतना पैसा हमने लगाया है, तो कुल मिला के 1.5 लाख रुपए जो नहीं लगाया है उस पे भी तो हम कमा रहे हैं, तो वो 1.5 लाख रुपए हमारी गुडविल है। ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। और ये कौन सा कैपिटलाइजेशन मेथड है? मतलब हमको तो 2 मेथड्स पढ़ने हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अगर आपको ये समझ में ना आए कि ये कौन सा मेथड है, तो आप सिंपल एक काम कीजिए, आपने कैपिटलाइजेशन किस प्रॉफिट का किया। देखिए यहां पे कैपिटलाइजेशन यहां हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड किया, तो ये कैपिटलाइजेशन किसका किया? 70,000 रुपए का। 70,000 रुपए क्या है? नेट प्रॉफिट है, एवरेज नेट प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट तो है नहीं 70,000 रुपए। तो 70,000 रुपए का कैपिटलाइजेशन किया, तो ये कैपिटलाइजेशन है एवरेज प्रॉफिट का, तो इसको बोलना चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या ये आंसर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी कैलकुलेट हो सकता है? बिल्कुल कैलकुलेट हो सकता है। अब जो एनालिसिस हम अभी तक करते आए हैं उसी एनालिसिस को फिर से देखते हैं, और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी कैसे गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो 1.5 लाख रुपए ही आएगा, वो देखिएगा। 70,000 रुपए हम कमा रहे हैं और हमारी कैपिटल है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की कैपिटल पे 20% के रेट से कमाते तो हम 40,000 रुपए कमा पाते। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 30,000 रुपए। अब यहां तक का जो कैलकुलेशन है ये तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, रेगुलर ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट 30,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 30,000 रुपए वो प्रॉफिट है जिसके लिए हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा अर्निंग है, क्योंकि जितना कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए, उस पे तो केवल 40,000 रुपए जितना ही रिटर्न आना चाहिए। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है जिसको हम सुपर प्रॉफिट बोल रहे हैं, इसके लिए हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। तो फिर ये कैसे कमा ले रहे हैं? ये कमा रहे हैं अपनी इमेज की वजह से, अपनी गुडविल की वजह से। तो आखिर बाकी लोग इस 30,000 रुपए को कमाने के लिए कुछ तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे जो हमें लगाना नहीं पड़ रहा है, तो बस वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब अब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके देखते हैं। 30,000 रुपए, इसका कैपिटलाइजेशन करेंगे इनटू 100 डिवाइडेड बाय 20। कैपिटलाइज करना मतलब कि वो वैल्यू निकालना जिसपे ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1,50,000 रुपए यहां से भी आ गया। मतलब कि 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम अर्न कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है, बाकी लोग उसी 30,000 रुपए को कमाने के लिए 1.5 लाख रुपए लगाते हैं जो हमने नहीं लगाए हैं। या फिर ये बोले कि 1.5 लाख रुपए जितना काम हमारी गुडविल ने कर दिया है। क्योंकि देखिए इसका समझने का एक और तरीका है, यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपए, लेकिन यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए 3.5 लाख रुपए, तब जाके ये माना जाएगा कि 70,000 रुपए हम कमा सकते हैं।
तो यहाँ पे अगर 3.5 लाख होना चाहिए ताकि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है मार्केट के बराबर आ जाए, तो कुल मिला के यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा, और डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ पे असेट साइड गुडविल आ जाएगी। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस डिफरेंस को हम गुडविल बोल क्यों रहे हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है गुडविल के कैलकुलेशन का, एनालिसिस करने का भी बिल्कुल परफेक्ट तरीका है कि 30,000 रुपए जो हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, जो कोई और नहीं कमा पा रहा है, उसको कमाने के लिए बाकी लोगों को पैसा कितना लगाना पड़ता है। बाकी लोगों को पैसा लगाना पड़ता है 1.5 लाख रुपए। मार्केट में कोई भी 30,000 कमाना चाहेगा, उसे 1.5 लाख रुपए और लगाने पड़ेंगे, पर हमको वो 1.5 लाख रुपए नहीं लगाने पड़ रहे हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि 1.5 लाख रुपए हमारी कैपिटल और होती तो यहाँ पे गुडविल होती, तो बैलेंस शीट टैली हो जाती, जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इस एंगल से भी समझा जा सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जांपल को क्विकली नोट कर लीजिए, फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड का जो डिस्कशन हमने अभी किया, सेम वैसा ही डिस्कशन हम फिर से करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, एवरेज प्रॉफिट, $75,000। अब देखिए, अगर किसी भी मेथड में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको टर्म्स का मीनिंग ही मालूम नहीं है। एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है, कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 ही फिगर्स हैं जो तीनों इस क्वेश्चन में भी गिवन होंगे ही होंगे। लिखा हुआ है सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड, 3,80,000 रुपए। देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% पर एनम। अब सबसे पहले इन टर्म्स का मीनिंग समझें। ये एवरेज प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट है कि इंडस्ट्री का प्रॉफिट है? ये एवरेज प्रॉफिट हमारा है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारी है। कभी भी इंडस्ट्री का फिगर गिवन नहीं हो सकता है। इंडस्ट्री का फिगर तो हम कैलकुलेट किया करते हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड एक ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। अब हम इस रेट ऑफ रिटर्न को किस तरह से यूज करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो हम इसको 2 तरह से यूज कर सकते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों स्टाइल में दोनों बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपनी जो कमाई है 75,000, इस 75,000 को कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो 75,000 को इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15 करना पड़ेगा। रिवर्स कैलकुलेशन से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 5 लाख रुपए। इस 5 लाख रुपए का अगर मतलब समझ में आ जाए, ये एक प्रकार से डिराइव करके हमने निकाली है वैल्यू। 5 लाख रुपए क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। 5 लाख रुपए इंडस्ट्री का एक्चुअल फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने तो अपनी कमाई ली 75,000 रुपए और उससे रिलेटेड कैपिटलाइज वैल्यू का कैलकुलेशन किया। इसका मतलब ये है कि 5 लाख रुपए लगा के कोई 75,000 रुपए कमा सकता है इंडस्ट्री में, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है। तो हमारी कमाई 75,000 रुपए है। इस 75,000 रुपए को कमाने के लिए 5 लाख रुपए लगाने ही पड़ते हैं। लेकिन क्या हमने 5 लाख रुपए लगाए हैं क्या? अब इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम अपने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करेंगे। हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,80,000 रुपए। तो यहां पे अपना एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे, तो गुडविल आ जाएगी 1,20,000 रुपए। जो काम बाकी इंडस्ट्री में 5 लाख रुपए में हो सकता है, वो हमारी फर्म में हो सकता है 3,80,000 रुपए में। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि हम फेवरेबल पोजीशन में हैं। अगर हमारी खुद की कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज 6 लाख रुपए होती, मतलब जहां पे इंडस्ट्री 5 लाख रुपए पे कमा सकती है 75,000 रुपए, हम 6 लाख रुपए लगा के 75,000 कमा रहे हैं। सोच के देखिए ना, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हो जाता। 6 लाख रुपए अगर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती तो 6 लाख रुपए का 15% कैलकुलेट
कैलकुलेट करते तो 90,000 रुपए आता, मतलब कि पूरी इंडस्ट्री कमा सकती है 90,000 रुपए और हम कमा रहे हैं 75,000 रुपए, तो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हो गया। तो ऐसे केस में कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है। खैर फिलहाल तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1,20,000 रुपए, लेकिन हमने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन किस फिगर का किया, हमने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन किया एवरेज प्रॉफिट का, इसीलिए इस मेथड को बोलेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ पे किस फिगर का कैपिटलाइजेशन किया जाएगा, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया जाएगा। तो पहले सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट है 75,000 रुपए, देन उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,80,000 रुपए, 3,80,000 रुपए का 15%। अगर 3,80,000 रुपए हमने लगाए हैं तो 15% के रेट से हम कितना कमा सकते हैं, 38,000 प्लस 19,000, ये आ जाएगा 57,000। मतलब कि हम कमा रहे हैं 75,000 रुपए और ये इंडस्ट्री में बाकी जो मेंबर्स हैं वो कमा रहे होंगे 57,000। इस कैपिटल पे 380 का 15% हमने किया, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 18,000 रुपए। मतलब 18,000 रुपए हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। इस एक्स्ट्रा कमाई के लिए हमको एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, लेकिन इस एक्स्ट्रा कमाई के लिए इंडस्ट्री के बाकी मेंबर्स को एक्स्ट्रा पैसे जरूर लगाने पड़ेंगे। और उनको कितना अमाउंट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, अब इस फिगर का कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। इस फिगर का जैसे ही कैपिटलाइजेशन करेंगे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व करते हैं, 1,20,000 रुपए ही आंसर आएगा। तो इन दोनों मेथड्स को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा डिफरेंस है, यहां पे हम पहले कैपिटलाइज करने का काम कर रहे हैं, फिर अपना कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देते हैं। यहां पे माइनस पहले कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए, और लास्ट में जैसे ही कैपिटलाइज करते हैं तो गुडविल की वैल्यू आ जाती है। तो कुल मिला के दोनों मेथड्स में है तो दो स्टेप्स, लेकिन यहां पे पहले कैपिटलाइजेशन होता है फिर डिफरेंस निकालते हैं, यहां पे पहले डिफरेंस निकालते हैं फिर कैपिटलाइजेशन करते हैं। अल्टीमेटली आंसर सेम ही आता है, लेकिन हाँ कंफ्यूजन कहां होगा, गलती कहां होगी, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि गुडविल का कैलकुलेशन कीजिए सुपर प्रॉफिट मेथड से और आप कर देंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस यहां पे इस गलती से बचना है। सुपर प्रॉफिट का मतलब है जो सुपर प्रॉफिट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, सुपर प्रॉफिट तो निकालते ही थे पहले, लेकिन मल्टीप्लाई करते थे ईयर ऑफ परचेज से। तो अगर आप ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल रहे हैं तो आप सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर देते हैं तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के हैं तो तीन ही मेथड्स ना। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स को कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है ये मेथड थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन ये इजी है और आपको इन जनरल यही मेथड फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सुपर प्रॉफिट तक का तो कैलकुलेशन हम पहले से जानते थे। अब हमने सिर्फ उसको कैपिटलाइज कर दिया और गुडविल की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम पहले क्या किया करते थे, ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे तो गुडविल का कैलकुलेशन होता था। अब ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करने की जगह हम इसका कैपिटलाइजेशन करने लग गए, तो देखा जाए तो एक स्टेप चेंज हो गया और नई मेथड भी हम सीख गए। लेकिन यहाँ पे हमको टेक्निकली समझना पड़ रहा है कि पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली और उसके बाद कंपैरिजन किया, लेकिन समझने में भी अगर देखें तो ये मेथड बिल्कुल लॉजिकल है, समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और ये मेथड आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि यूज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे साथ हमारी फेवरेबल पोजीशन ये है कि इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ऐसे केस में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कैपिटलाइज्ड वैल्यू जैसा कोई टर्म है ही नहीं, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 5 लाख रुपए। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है ये टर्म इस मेथड में है ही नहीं, इनफैक्ट किसी भी मेथड में नहीं है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये मेथड्स डिटेल में सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगी तो इनसे रिलेटेड कोई भी चीज है वो काम की नहीं है।
कब कौन सी चीज क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ जाएगी हमको भी नहीं मालूम है, इसीलिए छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गई होंगी। ये एक्चुअली दो मेथड्स नहीं है, एक ही क्वेश्चन को, एक ही मेथड को सॉल्व करने के, एक ही गुडविल की एक ही मेथड है एक्चुअली कैपिटलाइजेशन, इसको सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हैं। अगर फाइनल आंसर सेम है तो हम इनको दो अलग अलग मेथड्स नहीं बोल सकते हैं। और जो कल मैंने आपको बताया था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो तो अलग मेथड बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटलाइजेशन जब हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, यहां पे भी वेटेड एवरेज का कैलकुलेशन पूछा जा सकता था। मतलब ये जो एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है 75,000, ये सिंपल एवरेज से निकाला गया है कि वेटेड एवरेज से निकाला गया है, ये हमको भी नहीं मालूम है। लेकिन क्वेश्चन में सिंपल एवरेज भी पूछा जा सकता है, वेटेड एवरेज भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि गुडविल के कैलकुलेशन के तीन तरीके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें ईयर ऑफ परचेज काम आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें भी ईयर ऑफ परचेज काम आता है। कैपिटलाइजेशन मेथड है जिसके दो तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करने जाएंगे तो सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट तक पहले जैसे पहुंचते थे वैसे ही पहुंचना है, उसके बाद उसको कैपिटलाइज कर देना है, ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देखें तो यहां पे पहले एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, हमको ये पता चल जाएगा कि जितना पैसा हम कमा रहे हैं उसके लिए कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था और हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो गुडविल होगी। मैंने बताया ना, इन दोनों में हो वही चीज रही है, लेकिन इसमें पहले कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं फिर डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहां पे पहले डिफरेंस निकाल रहे हैं जो हम पहले से निकालते आए हैं और लास्ट में कर देते हैं कैपिटलाइजेशन। तो मेरे ख्याल से ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। खैर, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको फॉरवर्ड किए हैं, इस डिस्कशन को नोट कीजिए, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। लिखा हुआ है, अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 10%। यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन गिवन है, पहला प्रॉफिट गिवन है, दूसरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन होनी चाहिए, तभी हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा, पहला जो कैलकुलेशन करना है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। सेकंड लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जहां पे सुपर प्रॉफिट मेथड है वहां पे ईयर ऑफ परचेज गिवन है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड में ईयर ऑफ परचेज तो यूज होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने इंडिकेट कर दिया कि अगर आप कैपिटलाइजेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ही करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं करना है। वैसे भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। Assets of the business were ₹10 lakhs and its external liabilities were ₹1,80,000। अब देखिए यहां पे असेट्स हैं 10 lakhs, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,20,000। 1,20,000 रुपए अगर माइनस कर दें, सॉरी 1,80,000 रुपए है, 1,80,000 अगर माइनस कर दें तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 8,20,000 रुपए। 8,20,000 रुपए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि ये हमारे असेट्स हैं और ये हमारी लायबिलिटीज है। तो मतलब हमारे बिजनेस में 8,20,000 रुपए लगे हुए हैं और इस 8,20,000 रुपए पे हम कितना प्रॉफिट कमा सकते थे? हम कमा सकते थे 10% के रेट से 82,000। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या, हम सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों मेथड्स में सुपर प्रॉफिट कॉमन है। कैपिटलाइजेशन करना है तो भी सुपर प्रॉफिट का करना है, और अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो अगेन सुपर प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सबसे पहले 8,20,000 इंटू 10%, ये हो गया 82,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1 लाख रुपए
माइनस कर देंगे 82,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000 रुपए। ये 18,000 रुपए हम मार्केट से एक्स्ट्रा कमाते हैं। अब जो भी मेथड हमको यूज करनी है, गुडविल का कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगा। फर्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 18,000 रुपए। इसको कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसी को गुडविल बोलेंगे। 1,80,000 रुपए। 18,000 रुपए हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं और यही 18,000 रुपए कमाने के लिए बाकी फर्म्स को 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते होंगे, जो हम कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि बाकी फर्म्स को ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और 1,80,000 रुपए ज्यादा करने पड़ते हैं पर्टिकुलरली। तो ये 1,80,000 रुपए गुडविल है। अब सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट मेथड है अगर, तो ईयर ऑफ परचेज गिवन होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट 18,000 रुपए, ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3 इयर्स, 54,000। गुडविल की जो ये वैल्यू है सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्या ये बेटर आंसर है या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से जो आंसर आ रहा है वो बेटर है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जनरली कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल की वैल्यू ज्यादा ही आएगी, क्योंकि ये अपने आप में कैपिटलाइज्ड फिगर है, इसीलिए इसकी वैल्यू इन जनरल ज्यादा होगी। ईयर ऑफ परचेस होता है 2 या 3 या 2.5 या 1.5, तो उसकी वजह से वैल्यू जो आती है वो कम आती है। ये ज्यादा भी है लेकिन ये बेहतर भी है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे एक अजम्पशन कम हो गया। कौन सा अजम्पशन कम हो गया? ये 3 इयर्स जो परचेज ले रहे हैं हम, ये भी तो अपने आप में अजम्पशन ही है कि जो भी नया पार्टनर आएगा उसे कितना समय लगेगा बिजनेस में सेट होने में, उसके बाद उसका रिटर्न मिलना चालू होगा। तो हमने बोला 3 साल लग जाएंगे, तो क्या कोई गारंटी है क्या कि 3 साल ही लगेंगे? कोई गारंटी नहीं है। कितने सालों का प्रॉफिट वो हमसे परचेज कर रहा है, 3 इयर्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम ले लेते हैं, लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। मतलब यहाँ पे ये अजम्पशन है। तो इसीलिए इस अजम्पशन क्या है? ये एक ऐसा फिगर है जिसकी कोई 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा रियलिस्टिक फिगर है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड के एंगल से नहीं, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2019 वर। यहाँ पे जो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करंट अकाउंट बैलेंसेस को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन में शामिल करेंगे क्या? सिर्फ इतनी सी बात है। तो सोच के देखिए, जो करंट अकाउंट में बैलेंस है उनका, वो कहां से आया? वो या तो सैलरी से आया होगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आया होगा, या फिर कमीशन से आया होगा। कुल मिला के कोई ना कोई एप्रोप्रिएशन ही मिला होगा जिसकी वजह से करंट अकाउंट में बैलेंस है। तो वो एप्रोप्रिएशन जो है, जिस तरह से जनरल रिजर्व भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है कि क्वेश्चन में, सॉरी, जो बैलेंस शीट में यहाँ पे एस कैपिटल, बीस कैपिटल के अलावा जनरल रिजर्व्स आते हैं, वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट माने जाते हैं। लॉसेस जो होते हैं उनका भी एडजस्टमेंट किया जाता है। तो अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी तो प्रॉफिट्स और लॉसेस की वजह से ही होता है, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस तो नेगेटिव भी हो सकता है। ऑल्दो हमने ये सीखा है कि करंट अकाउंट के बैलेंस पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो चल नहीं रहा है। यहाँ पे चल रहा है गुडविल का कैलकुलेशन और उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है, और करंट अकाउंट का बैलेंस भी कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं वो फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस हैं, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस में एक का पॉजिटिव बैलेंस है, एक का नेगेटिव बैलेंस है। तो पॉजिटिव बैलेंस वाले को भी शामिल किया जाएगा और नेगेटिव बैलेंस वाले को माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है। तो उसका डेबिट बैलेंस कैसे हो गया? उसने या तो पैसे ज्यादा विड्रॉ कर लिए होंगे अपने प्रॉफिट से, या फिर किसी साल में लॉस हुआ होगा, उसकी वजह से उसका बैलेंस नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर लॉस होता तो दोनों का बैलेंस नेगेटिव होता, तो ड्रॉइंग्स ही हुई होंगी जिसकी वजह से
उसका बैलेंस जो है वो डेबिट में चला गया। तो डेबिट में चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस 2 लाख रुपए भरत के और भूषण के 2,40,000 रुपए, 4,40,000। देन करंट अकाउंट बैलेंसेस भरत का पॉजिटिव है 50,000 रुपए, भूषण का नेगेटिव है 10,000 रुपए। तो कुल मिला के टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,80,000 रुपए। अब क्वेश्चन में रिजर्व्स नहीं है, लॉसेस नहीं है, अदरवाइज उनका भी एडजस्टमेंट करना पड़ता। कैपिटल एम्प्लॉयड $4,80,000। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है। द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब देखिए यहाँ पे ईयर ऑफ परचेज की बात ही नहीं है और किस मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है ये भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए भी ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन कि यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, बाकी किसी क्वेश्चन में हमने अभी तक नहीं देखे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है, लेकिन ईयर ऑफ परचेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम 1 ईयर ले लें और ईयर ऑफ परचेज 1 ईयर लेके एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करें, ऐसा भी कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन दोनों में हमें 1 ईयर लेना पड़ेगा और वो एक अजम्पशन होगा क्योंकि ईयर ऑफ परचेज की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में हमको कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें किसी भी अजम्पशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईयर ऑफ परचेज की ही जरूरत नहीं पड़ेगी तो अजम्पशन लेना ही नहीं पड़ेगा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,80,000 रुपए। अब फिर से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करें कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करें, ये भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमारे लिए इजी क्या है, हमारे लिए इजी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम वैसा ही करेंगे। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,80,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,80,000 रुपए का 10% ये आ जाएगा 48,000 रुपए। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है 90,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000 माइनस 48,000, 42,000, 42,000 रुपए हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इसी को कैपिटलाइज कर देते हैं। 42,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, 4,20,000 रुपए, ये आ गई गुडविल की वैल्यू। अब देखिए जब हमने ये कैलकुलेशन किया तो हमें कोई भी अजम्पशन लेना नहीं पड़ा। एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो बिल्कुल ही गलत हो जाता, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब कि जो ये 90,000 रुपए गिवन है वही गुडविल हो जाएगी, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में और तो कुछ करना ही नहीं होता है। एवरेज प्रॉफिट को ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है और ईयर ऑफ परचेज गिवन नहीं है, तो फिर तो यही आंसर हो जाता है। इसीलिए उस मेथड को तो यूज करना ही नहीं चाहिए था, सिर्फ 2 में ऑप्शन होना चाहिए था, सुपर प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड मानना ज्यादा अच्छा है, ईयर ऑफ परचेज की जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर और आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। लिखा हुआ है अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स एज फॉलोज। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट गिवन है 2007-8 का 1,90,000 रुपए, फिर 8-9 का लिखा हुआ है 2,20,000 रुपए, फिर 9-10 का 2.5 लाख रुपए। आगे लिखा हुआ है द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड हैज बीन ₹4 लाख। एक और खास बात मैंने आपको बताई थी
कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर है ये भी हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि ये 4 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो थ्रू आउट मेंटेन्ड रही है, क्योंकि अदरवाइज हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का भी एवरेज कैलकुलेट करना पड़ जाता, जो कि अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यही कैपिटल थ्रू आउट मेंटेन थी, तो मतलब 4 लाख रुपए कभी भी देखेंगे तो वो 4 लाख रुपए ही थी। तो वैसे तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा तो वो और टेक्निकल हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है, हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। 15% जो है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इंडस्ट्री का एवरेज है। फिर लिखा हुआ है, द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी ₹1 लाख पर एनम। अब ये 1 लाख रुपए हर साल का खर्चा जो है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन का, ये पहले एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, चाहे तो पहले भी माइनस कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, पहला ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स earned on average basis during the above mentioned 3 years। 3 सालों का एवरेज कैलकुलेट करना है, नॉर्मल एवरेज कैलकुलेट करना है। अब अगर इसी क्वेश्चन में वेटेड एवरेज लिख दिया जाता तो हमें सिर्फ एवरेज का कैलकुलेशन वेटेड एवरेज मेथड से करना पड़ता, बाकी गुडविल का कैलकुलेशन जो करते वो सुपर प्रॉफिट मेथड से कर लेते। तो कुल मिला के ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वेटेड एवरेज जो है वो अपने आप में कोई नई मेथड नहीं है, वो एवरेज कैलकुलेशन का एक तरीका है। क्वेश्चन में फिलहाल कोई और एडजस्टमेंट तो है नहीं। सेकंड मेथड में लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, बेसिक फिगर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट में कोई किसी प्रकार का एरर नहीं है, कोई एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट एवरेज निकाल लेते हैं। 1,90,000 प्लस 2,20,000 प्लस 2.5 लाख, 190 प्लस 220, ये हो जाएगा 4,10,000, 6,10,000, 6,60,000। 2,20,000 रुपए आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, इंडस्ट्री का कोई फिगर अवेलेबल कभी नहीं होता। इंडस्ट्री का फिगर तो हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से, या तो इंडस्ट्री का कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कैपिटल लगाना चाहिए था, या फिर इंडस्ट्री का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये हमारा प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को पहले करना पड़ेगा माइनस। तो यहां पे माइनस कर देते हैं, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 1 लाख, बचा 1,20,000 रुपए। अब देखिए जो ये बेसिक कैलकुलेशन चल रहा है ये किसी पर्टिकुलर मेथड के लिए नहीं चल रहा है, मतलब चाहे मेथड कोई भी हो, एवरेज प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन हो, ये सारी चीजें जो है ये फिक्स है, हमेशा ऐसा ही चलेगा, ये कैलकुलेशंस हमको करने ही पड़ेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए, और पहला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें और सुपर प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करें, देखा जाए तो ये पर्टिकुलरली जो फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है उसी के लिए हो रहा है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में तो लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का जब कैपिटलाइजेशन करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होगा। इसीलिए यहां पे हम लिख सकते हैं मेथड फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट जो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000 रुपए। अब सुपर प्रॉफिट, $1,20,000 माइनस 60,000, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ गया 60,000 रुपए,
और गुडविल के कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड में ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, तो इनटू 2 कर देंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,20,000 रुपए। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड में लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो हम क्या करते, ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि अगर सुपर प्रॉफिट तक पहुंच जाए तो फिर दोनों मेथड्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर देंगे तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल आ जाएगी, सुपर प्रॉफिट को ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसीलिए शायद बोला गया है कि आपको कैपिटलाइजेशन जो करना है वो एवरेज प्रॉफिट का करना है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो है अवेलेबल है 1,20,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट और वो प्रॉफिट रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद ही लेना है। यहाँ पे ये गलती मत कर दीजिएगा 2,20,000 रुपए को एवरेज प्रॉफिट ले ले और उसका कैपिटलाइजेशन कर दे, क्योंकि ये कंपेरेबल प्रॉफिट है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि हम पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऐसे यूनिट से भी कंपैरिजन कर रहे होंगे जो पार्टनरशिप फर्म्स नहीं होंगी, प्रोप्राइटर्स होंगे, कंपनीज होंगी, तो वो तो रेम्यूनरेशन माइनस कर देते हैं क्योंकि उनके लिए तो वो चार्ज है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ये पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इन जनरल होता है एप्रोप्रिएशन, तो वो माइनस नहीं हुआ होगा। इसीलिए जब तक ये फिगर माइनस नहीं करेंगे तब तक हम इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का ले रहे हैं, मतलब कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं, इसीलिए इस प्रॉफिट को लिया जाएगा। 1,20,000 रुपए फाइनल प्रॉफिट है। 1,20,000 को इंटू करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 15 से, ये आ गया 8 लाख रुपए। मतलब 1,20,000 रुपए कमाने के लिए किसी भी यूनिट को 8 लाख रुपए लगाने पड़ते। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। यही बात मैंने आपको पहले भी बोली कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जरूरत ही नहीं पड़ती कैलकुलेशन की, सिर्फ इसी मेथड में जरूरत पड़ रही है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू 8 लाख रुपए, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वो प्रॉफिट किसी और ऑर्गेनाइजेशन को कमाना पड़े तो उसको 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। लेकिन क्या हमने अपने बिजनेस में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं? क्या नहीं किए हैं। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपए। तो जो काम हम 4 लाख रुपए में कर लेते हैं, बाकी लोगों को वो काम करने के लिए 8 लाख रुपए लग जाते हैं। तो देखा जाए तो हम पैसे कम लगा रहे हैं। तो हमने कितना पैसा कम लगाया है? 4 लाख रुपए। और यही गुडविल की फाइनल, यही फाइनल गुडविल है 4 लाख रुपए जो हमने पैसे कम लगाए हैं। देखिए फिर से मैं बता दूं आपको, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहां जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उससे ज्यादा अगर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती तो सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती, क्योंकि मतलब बाकी लोग लगा रहे हैं 8 लाख रुपए 1,20,000 रुपए कमाने के लिए और हम लगा रहे हैं 9 लाख रुपए, तो ये तो अनफेवरेबल पोजीशन हो जाएगी ना। ये वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट है, वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू से कम ही होना चाहिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड में से कैपिटलाइज्ड वैल्यू को माइनस मत कर दीजिएगा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। या फिर हो सकता हो आंसर नेगेटिव आना हो और आप फॉर्मूला गलत लगा के गुडविल कैलकुलेट करके आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा, इसको भी क्विकली नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए गुडविल का कैलकुलेशन तीनों मेथड से हम डिस्कस कर चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड भी। तो हर तरह के क्वेश्चंस अब आपसे बन जाने चाहिए, लेकिन दिक्कत वहीं आने वाली है जो जो प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, एबनॉर्मल गेन लॉस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक वो डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट, जैसे कल वाली क्लास में सेल ऑफ मशीन वाला एडजस्टमेंट था या फिर रिपेयर्स वाला जो एडजस्टमेंट है, तो इन्हीं में प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम इस पोजीशन में है कि इन पॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो क्वेश्चन हमसे बन ही जाएगा। तो जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, वो आपसे बन ही जाएंगे। और हम क्लास में करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, 2 या 3 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे
जितने भी क्वेश्चंस अभी तक किए हैं उनसे ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, ताकि कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो और हम इस पोजीशन में है कि अब नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लेने के बाद स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उस चैप्टर में गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो नहीं करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन होगी, हमको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी कि जो गुडविल का कैलकुलेशन हम आज तक करते आए हैं उसका आखिर करना क्या है, कौन सा पार्टनर किस पार्टनर को कितना अमाउंट देगा, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट में अगर आपको गुडविल के वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, ताकि वो पॉइंट भी हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में ले लें तो वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। आज वाली क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।